नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका अपनी माँ से राजमहल से जुड़े हुए रिश्ते के बारे में पूछती है। तब स्वाति मल्होत्रा अनिका को सारी ही बातें बता देती है। अब जब अनिका अपनी माँ से सारी ही बातें पूछ लेती है तब अनिका अपनी माँ से कहती है कि मैं एक बार रोहित के पास जा रही हूँ। इतना कहकर अब अनिका भी रोहित के पास आ जाती है। जब अनिका आयशा मारवा के कमरे में आती है तो वह बड़े ही प्यार से आयशा मारवा के माथे पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि डोंट वरी माँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर अब अनिका फिर से रोहित के पास जाती है। रोहित जो पहले से ही यहाँ पर बालकनी के पास खड़ा था, अनिका पीछे से जाकर अब रोहित को एक हक कर लेती है। जैसे ही अनिका ने रोहित को पीछे से हक किया तो रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो कुछ पल के लिए अपनी सारी ही टेंशन्स को भूल गए थे। अनिका अब उन्हें पीछे से ही हग करते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला था मिस्टर मारवा, किसने बताया था आपको ये सब। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित पीछे मुड़कर अनिका को अपनी बाहों में भरकर कहता है, इस बात से अनिका क्या ही फर्क पड़ता है कि कैसे मुझे इस बारे में पता चला। अनिका यहाँ पर रोहित मारवा से राजमहल से जुड़े हुए राज के बारे में ही पूछती है कि आखिर उसे उस समय होने उस हुई घटना के बारे में कैसे पता चला था। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि ऐसी बात नहीं है मिस्टर मारवा, मुझे और भी कुछ जानना था लेकिन माँ ने नहीं बताया। माँ ने मुझे अभी भी सब कुछ नहीं बताया है। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ तक जान गई होना तो आगे का भी पता चल ही जाएगा। अनिका थोड़ा सा पेशेंस रखो। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है कि तभी दोनों को अपने कानों में आयशा मारवा की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, जो रोहित को ही अभी अपनी ही आंखें बंद किए हुए रोहित को ही आवाज लगा रही थी। रोहित और अनिका अब जैसे ही आयशा मारवा की आवाज सुनते हैं तो वो जल्दी से अब भागकर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अनिका अब कहती है, माँ रोहित आपके पास ही है, अपनी आंखें खोलो माँ, अपने बेड से अब जब आयशा मारवा के कानों में अब यहाँ पर अनिका की आवाज आती है तब आयशा मारवा धीरे धीरे से अब अपनी आंखों को खोलती है, क्योंकि अब आयशा मारवा को अब अपनी उसकी निंद्रा पूरी हो गई थी। अब उसके ऊपर से उस इंजेक्शन का असर खत्म हो गया था, इसलिए अब वो अपनी आंखों को खोलती है। आयशा मारवा जब अपनी आंखों को खोलती है तो उसे अपनी आंखों के सामने अनिका और रोहित दोनों ही दिखाई देते हैं। रोहित को अपनी आंखों के सामने देखकर अनिका एकदम से आयशा मारवा एकदम से अपने बेड पर बैठ जाती है और वो रोहित को गले लगा लेती है। और आयशा मारवा रोहित को ऐसे गले लगा रही थी जैसे न जाने कितने ही सालों बाद वो अपने छोटे से बच्चे रोहित से मिली हो। आयशा मारवा अब रोहित को गले लगाते हुए ही कहती है, मेरे बच्चा तू ठीक तो है ना, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर रोहित बस अपनी माँ के गले लगाकर बस उसे इतना ही कह रहा था कि शांत हो जाइए माँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अनिका और रोहित दोनों ही अब आयशा मारवा को संभाल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया आज अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। करण गुलेरिया की बेचैनी आज बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी। उन्हें बार बार पता नहीं क्यों लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि स्वाति उसके कहीं आसपास ही है। उसे स्वाति के अपने पास होने का एहसास काफी देर से हो रहा था। करण अपने मन में यही सोच रहे थे कि तभी करण के दिमाग में एक बात आई। करण अब अपने दिमाग में सोचते हैं कि क्यों ना बच्चों के रूम से मैं जो सीक्रेट रास्ता है वो मैं इस्तेमाल करके रोहित और अनिका के रूम में ही चला जाता हूँ, क्योंकि करण गुलेरिया तब से बेचैन हो रखे थे जब से वो अनिका के कमरे में उन्हें खाने पर बुलाने के लिए गए थे। जब करण गुलेरिया उसके कमरे के वहां गए थे तब करण गुलेरिया को एहसास हुआ था जैसे शायद वहां पर स्वाति मल्होत्रा हो। यह ऐसा दूसरी बार था जब उसे स्वाति मल्होत्रा का वहां अनिका के कमरे में होने का एहसास हुआ था। एक बार उन्हें ये एहसास तब हुआ था जब वो रिया बहुत ही ज्यादा बीमार हो रखी थी, तब स्वाति मल्होत्रा रात में रिया के पास आई थी। लेकिन आज ऐसा दूसरी बार हुआ था जो करण गुलेरिया को ये ऐसा एहसास हो रहा था।
इसलिए एक पल के लिए उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना वो सिगरेट रास्ते का यूज करके वो अनिका और रोहित के कमरे में चले जाए और वहां पर जाकर देख ले कि क्या सच में वहां पर स्वाति मल्होत्रा है क्या, क्योंकि मुझे जो एहसास हो रहा है उससे मैं नकार भी नहीं सकता। भले ही चाहे दुनिया स्वाति मल्होत्रा के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कह रही हो कि वो अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ये समझने और सुनने को तैयार ही नहीं है। जिस तरह से उसे आज फीलिंग आ रही है उससे मुझे लग रहा है कि स्वाति मेरे आसपास ही है। इसलिए मुझे उस सीक्रेट दरवाजे का यूज करके मुझे उस कबर्ड में निकल के एक बार वहां पर जाकर देखना ही चाहिए, ताकि मैं अपने मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकूं। करण गुलेरिया यही सोच ही रहे थे। ये सोचकर अब करण गुलेरिया अपने रूम से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें फिर से एक और ख्याल आता है। उस ख्याल के आते ही तभी वो अपने कदमों को वहीं पर ही रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब करण गुलेरिया की अंदर से आत्मा उसे जवाब देती है कि ये सही नहीं है करण, इस तरह से शादीशुदा बेटी के रूम में जाना शायद ठीक नहीं होगा। अगर वहां पर स्वाति नहीं हुई तो मैं अनिका और रोहित को क्या ही जवाब दूंगा कि आखिर मैं इस तरह से उनके रूम में क्यों आया हूँ। अगर रोहित और अनिका ने मुझे वहां पर देख लिया तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कैसा पिता हूँ जो उसकी शादीशुदा बेटी के कमरे में ऐसे चोरी छिपे आ रहा हूँ। ये सब सोचते हुए ही करण गुलेरिया ने अपनी इस सोच को नकार दिया और अब वो अपने दिल पर अपने दिमाग को हावी होने देते हैं और अब वो अपने बेड पर अब आराम से बैठ गए थे। हालांकि उनका मन कर रहा था कि वो एक बार उस कमरे में जाके चेक करे कि वहां पर सच में स्वाति मल्होत्रा है या नहीं, लेकिन उसके दिल और दिमाग की इसी कसमकस में अब उसका दिमाग जीत गया था। इसलिए अब वो आराम से बैठ जाते हैं और अभी वो अपनी पीठ को टिकाकर ऊपर की तरफ देखकर अब अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि अब कुछ समय बैठे रहते हैं और फिर अब वो वहां पर और अब अपने हाथों को फोल्ड करके अपनी आंखों के ऊपर रखकर कुछ सोचने लगते हैं। करण गुलेरिया अब धीरे धीरे से अपने बेड पर लेट जाते हैं, क्योंकि आज उन्हें बेचैनी बहुत ही हो रही थी। लेकिन जब वो इस पोजीशन में आकर लेटते हैं तो वो अब धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ को रख लेते हैं और कुछ सोचते सोचते ही उन्हें कब नींद आ गई उन्हें भी खुद पता नहीं चला। वहां रोहित और अनिका के रूम में बैठी हुई स्वाति मल्होत्रा काफी देर से वहीं पर ही बैठी हुई थी, क्योंकि अनिका तो रोहित के पास गई हुई थी। तभी स्वाति मल्होत्रा ने सोचा कि एक बार जाने से पहले क्यों ना वो करण को देख ले, क्योंकि जो बेचैनी करण गुलेरिया को हो रही थी आज यहाँ पर आकर स्वाति मल्होत्रा के भी मन में ये आया कि करण के इतने पास आकर कम से कम उसे एक बार करण को देख तो लेना ही चाहिए। लेकिन स्वाति मल्होत्रा ये नहीं जानती थी कि इस वक्त करण गुलेरिया किस रूम में होंगे। इसलिए स्वाति मल्होत्रा ने रोहित और अनिका के रूम में रखे हुए उस स्टैचू से पूछा, हे वेयर इज करण गुलेरिया। स्वाति के इस सवाल पर अब उस स्टैचू ने जवाब दिया कि ही इज इन हिज रूम। ये सुनते ही अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उस स्टैचू के जरिए अब स्वाति मल्होत्रा को करण गुलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। इसलिए अब वो उन्हें आसानी से देख सकती थी और वो भी बिना किसी की नजरों में आए हुए। इसलिए अब वो रोहित और अनिका के कमरे के बेसमेंट में जाकर अब वो मिरर के पास जाती है और वहां पर मिरर के पास एक बटन को प्रेस कर देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने तो इस महल के नक्शे को खुद ही बनाया था, तो इसलिए वहां पर हर एक चीज के बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अब वो वहां पर उस बटन को प्रेस करती है और वह जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करती है तो वहां पर बाथरूम से एक दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और अब स्वाति जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसमें से जल्दी से चली जाती है और फिर वो अंदर ही बने हुए लिफ्ट से सीधा ही अब वो करण गुलेरिया के बाथरूम में आ जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपने कदमों को बाथरूम से बाहर की तरफ बढ़ा रही थी। आज स्वाति मल्होत्रा को ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही घर में चोर बनकर आई थी, क्योंकि ये महल खुद स्वाति मल्होत्रा का ही बनाया हुआ था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने लिए और करण के लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसा महल बनाए, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से वो आ रही थी उसे अपने मन में ही एक गिल्ट होता है कि वो अपने ही घर में कैसे चोरों की तरह छिप कर आ रही है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो अपने आप को अभी सबके सामने लाना नहीं चाहती थी। इसलिए ही स्वाति मल्होत्रा को मजबूरी में ही से रास्ते को चुनना पड़ रहा था, क्योंकि आज वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी, क्योंकि वो आज करण गुलेरिया का चेहरा देखना चाहती थी। अब वो धीरे धीरे से करण के बाथरूम के दरवाजे को बड़े ही ध्यान से खोलती है, ताकि कहीं करण गुलेरिया को उसके बारे में पता ना चल जाए। दरवाजे की आवाज से कहीं वो इस तरफ ना आ जाए।
वो अब उस दरवाजे को हल्का सा खोलती है और फिर अपना हल्का सा सिर निकाल कर देखती है और वो बिना किसी आहट के वो रूम के बने हुए बेड पर देखती है करण गुलेरिया को। इस तरह से देखकर तो अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब स्वाति मल्होत्रा की नजर बेड पर जाती है तो वहां पर बेड पर करण आराम से सो रहे थे। उन्होंने अब भी अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ को रखा हुआ था, क्योंकि करण की इस आदत के बारे में तो स्वाति मल्होत्रा जानती ही थी कि जब करण अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाते थे तो वो ऐसे ही करके सो जाते थे। स्वाति अब बड़े ही धीमे धीमे कदमों से अब करण के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अब वो करण गुलेरिया को ही वहां पर खड़ी होकर निहारने लग जाती है। स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि कितना अरसा हो गया है कितना अरसा हो गया है करण तुम्हें इतने करीब से देखे हुए। पता नहीं कितने ही सालों के बाद आज मैं तुम्हें ऐसे इतने करीब से देख पा रही हूँ। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अपने हाथों को करण गुलेरिया के पास ले जाने के लिए बढ़ाती है और फिर वो कुछ सोचकर अब वो वापस से अपने कदमों को पीछे कर लेती है। स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही कहती है कि अभी थोड़ा वक्त है करण, जब तक कि तुम्हारे पूरे दुश्मन जड़ से खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम्हें इस जुदाई को और भी बर्दाश्त करना होगा। अभी शायद हम दोनों के मिलन का सही समय नहीं आया है। अगर अभी मैं अपने हाथ को ऐसे बढ़ाऊंगी तो हो सकता है कि मेरे सफर से तुम जाग जाओ। इसलिए स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को वापस से पीछे खींच लेती है। स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही सोचती है कि हमारे मिलने में थोड़ा वक्त है, थोड़ा सा इंतजार और सही। जब हमने इतना किया है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना करण। अब तक जो मैंने अनिका और रोहित को राजीव और शीला का सच भी नहीं बताया है तो मैं उन दोनों को उस इंसान का सच कैसे बता सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था। अपनी जिंदगी के रिश्तों से भरोसा उठ गया था मेरा उस समय पर, और शायद इसीलिए ही मैंने एक ऐसा कदम उठा दिया। उस वक्त मैं भी नहीं जानती थी कि तुम मुझ पर भरोसा कर भी पाओगे या नहीं, क्योंकि उस समय पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। क्योंकि उस इंसान का सच तो मैंने किंग को भी नहीं बताया था कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने हमारी ही जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज मुझे पूरा भरोसा है कि किंग अब तक तो उस शख्स तक पहुंच ही गए होंगे, लेकिन वो अब भी खामोश हैं। पता नहीं वो किस बात का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अपने मन में ही सोचते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें कहीं और ही हैं और किंग इस बार उस जड़ को ही हटा देना चाहता हो। इसलिए ही शायद किंग कुछ सोचकर अभी तक खामोश है, क्योंकि मैं भी अब तक बस किंग का ही इंतजार कर रही हूँ कि वो उस इंसान के बारे में क्या करता है, ताकि रोहित और अनिका की तरह उसके बच्चे इस दुश्मनी में ना उलझ कर रह जाए। शायद इसीलिए ही किंग भी शांत है, क्योंकि वो नहीं चाहता हो कि उसके बच्चों पर किसी भी तरह की कोई भी आँच आए। मुझे भरोसा है कि किंग बहुत ही दूर की सोच रखते हैं, ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती ही हूँ, लेकिन क्या आज भी कुछ ऐसा है जो मेरी आंखों के सामने होते हुए भी अब तक मैं नहीं देख पा रही हूँ। स्वाति मल्होत्रा अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब स्वाति करण के रूम से अब बाथरूम में जाकर अब सीधा ही अब वो रोहित और अनिका के कमरे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने अब तक करण गुलेरिया को अच्छे से देख भी लिया था और उसे काफी देर तक निहार भी लिया था। लेकिन अब वो यही सोचती है कि इससे पहले करण के किसी भी तरह से अपनी आंखों को खोले या वो उठ जाए, उसे यहाँ से अभी चलना चाहिए। हालांकि वो अभी करण के पास से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बड़े ही अरसे के बाद वो करण गुलेरिया को ऐसे अपनी आंखों के सामने इतनी पास से देख पा रही थी। लेकिन अपने दिमाग के हाथों वो मजबूर थे। अपने दिमाग की बातों को मानकर वो वहां से जल्दी से निकल जाती है और अब वो कुछ ही देर में अब उनके बाथरूम में आ जाती है और अब वो रोहित और अनिका के रूम में आ जाती है और बेड पर फिर से वापस से आकर बैठकर अब यही सोच रही थी कि आखिर रोहित ने 6 साल पहले किसे किडनैप किया था। क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा भी यही सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्योंकि जब रोहित वहां पर 6 साल पहले आया था तो रोहित ने यहाँ आकर के किन्हीं 2 लोगों को किडनैप किया था। लेकिन कौन थे वो लोग जिसे रोहित ने किडनैप किया था? क्या रोहित उनके बारे में जानता था? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो जो कोई भी है उसका सच रोहित के सामने कैसे आया?
मेरी तो लंदन में हर वक्त रोहित पर ही नजर रहती थी, क्योंकि जब रोहित अपने मरने का डरा जब रोहित की फाइट वहां पर शक्तिशाली गैंडे के साथ उस बैंक में हुई थी, तब वहां पर रोहित के मरने की खबर इंडिया में फैल चुकी थी। लेकिन रोहित उस समय उस चीज का फायदा उठाकर वो लंदन आ गया था, और लंदन आकर ही उसने यहाँ पर किसी लोगों को किडनैप किया था। लेकिन अब स्वाति मल्होत्रा यही सोचती है कि जब रोहित लंदन आया था तो मेरी हर वक्त रोहित के ऊपर ही नजर थी। रोहित ने इंडिया में खुद को मरा हुआ तो साबित कर दिया था, और खुद लंदन उन्हीं लोगों को ही किडनैप करने के लिए आया था, और किंग बनकर ही वो यहाँ पर रह रहा था। ये सोचकर ही अब स्वाति अपने दिमाग में 6 साल पहले लंदन की सारी ही बातों को अब याद करती है, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है कि आखिर रोहित ने किसे किडनैप किया था, क्योंकि वो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे कुछ कड़ियाँ छूट गई हों। हालांकि उसने हर समय रोहित पर नजर रखी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसकी इतनी नजर रखने के बाद भी फिर भी उससे कोई कड़ी छूटी हो, और अगर वो कड़ी स्वाति मल्होत्रा से छूट भी गई है तो कैसे। स्वाति अभी यही ही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है। बाहर रोहित और अनिका दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़े थे। स्वाति ने जब अनिका और रोहित की आवाज सुनी तो वो जल्दी से जाकर रूम के दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खुलते ही अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। अपने रूम के अंदर आने के बाद अब वो दरवाजे को बंद करते हैं, और अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, माँ आपके लिए ब्रेकफास्ट, माँ आपके लिए हम खाना लेकर आए हैं, आपने सुबह से ही कुछ नहीं खाया है। अनिका और रोहित दोनों की बात को सुनकर अब स्वाति कहती है थैंक यू, और अब वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अनिका अब अपने हाथ में लिए हुए ट्रे को स्वाति के सामने रख देती है। स्वाति अब अपना खाना खाना अब शुरू कर देती है कि तभी अनिका के फोन पर अब एनी का फोन आता है। एनी को फोन को देखकर अब अनिका जल्दी से अब उस फोन को उठाती है। अनिका फोन को उठाते हुए अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों से ही थोड़ा अलग होकर अपने फोन को उठाकर हेलो कहती है। जैसे ही अनिका की बोलती है तभी सामने से एनी की आवाज आती है, हेलो मैडम, आपने मुझे जो काम दिया था वो हो गया है। मैंने आपके दिए हुए सैंपल का डीएनए रिपोर्ट निकलवा ली है, और उस रिपोर्ट को मैंने अंजलि मल्होत्रा के डीएनए रिपोर्ट से मैच भी किया है। वो दोनों आपके पास मैं आपकी ईमेल पर भी भेज दिया है, और मैंने उसकी अच्छे से स्टडी भी की है। उसको स्टडी करने के बाद मुझे इन दोनों का रिश्ता माँ बेटी का लग रहा है। एनी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है आर यू श्योर एनी। एनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए रोबोट। गलती करने का फीचर मेरे अंदर बॉस ने डाला ही नहीं है। एनी की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है ठीक है एनी, लेकिन तुम ये बात किसी को भी अभी मत बताना जब तक मैं ना कहूँ। एनिका की ये बात सुनकर अब एनी भी कहती है क्या मैं बॉस को भी इसके बारे में नहीं बता सकती। एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है कि अभी नहीं बता सकती। एनी की इस बात पर अब अनिका ने ये तो कह दिया था कि नहीं अभी नहीं, मैं उन्हें खुद ही बता दूंगी, तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। ये कहते हुए ही अब एनी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, और अब वो डिस्कनेक्ट कर देती है, और इधर अब अनिका रोहित और स्वाति के पास आती है और कहती है कि आप दोनों एक दूसरे से बातें करिए, मैं बस अभी थोड़ी ही देर में आती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम, और किसका फोन आया था तुम्हें अभी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका जवाब देते हुए कहती है, रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है कि किसी का भी नहीं, बस एनी का फोन था। इतना कहने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका रूम के दरवाजे को खोलकर वो जल्दी से ही बाहर चली जाती है। या अनिका को ऐसे बाहर जाता हुआ देखकर अब रोहित भी जल्दी से खड़ा होता है, और अब वो भी जाकर अब अपने कमरे का दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर उनके रूम में स्वाति मल्होत्रा है और कोई उसे यहाँ पर ना देख ले, इसलिए इस बात का रिस्क ना उठाते हुए रोहित भी अब जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है।
स्वाति अब जब रोहित दरवाजे को बंद करके वापस से वहां पर आकर सोफे पर बैठ जाता है तो अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है कि क्या मैं किंग से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे उसका जवाब किंग से सही सही ही मिलेगा? स्वाति की इस बात को सुनकर अब रोहित कुछ पल के लिए तो सोचता है कि आखिर स्वाति माँ उससे ऐसे बात क्यों कर रही है, लेकिन अब रोहित भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या होगा। रोहित की इस तरह की हाजिर जवाबी पर अब स्वाति मल्होत्रा उसे एक इम्प्रेसिव लुक देती है। वहां अब तक अनिका भी अब करण गुलेरिया के रूम के बाहर पहुंच जाती है क्योंकि अनिका अपने पापा करण गुलेरिया से कुछ बात करने के लिए आई थी, इसलिए अब तक वो करण गुलेरिया से बात करने के लिए उनके दरवाजे के पास जाती है और अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में करण गुलेरिया, जो कि अभी तक सो रहे थे, जब दरवाजे के नॉक होने की आवाज उनके कानों में जाती है तो अब वो दरवाजे को खोलते हैं। जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो उसे दरवाजे के पास अनिका खड़ी दिखाई देती है। दरवाजे के बाहर अनिका को देखकर अब उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और अब उन्होंने अनिका से कहा, अंदर आओ बेटा। अपने पापा की बात को सुनकर अब अनिका भी अंदर आ जाती है और फिर वो अपने पापा के रूम का दरवाजा बड़े ही ध्यान से बंद करती है। अनिका की इस हरकत पर अब हैरान जरूर था, लेकिन अपनी हैरानी को छुपाते हुए अब करण कहता है, क्या हुआ है अनिका तुम्हें? तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? क्या कोई कॉन्फिडेंशियल बात है क्या? करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब अनिका जवाब देते हुए कहती है कि पापा, अंजलि मामी की खोई हुई बेटी कहाँ है? अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब करण कहते हैं, ये कैसा सवाल कर रही हो तुम अपने पापा से? बेटा मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम जानना क्या चाहती हो। करण गुलेरिया की इस बात पर अब अनिका कहती है कि प्लीज पापा मुझे बताइए, आखिर कौन है अंजलि मामी की खोई हुई बेटी? अनिका का इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो व्योमा थी। अनिका वो तो शायद तुम्हें पता भी चल गया होगा अनिका, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, क्योंकि व्योमा के बारे में तो तुम सब कुछ जानती ही हो कि कैसे एक गुलेरिया परिवार ने वोम्या को पाला था और वोम्या ने गुलेरिया परिवार के साथ क्या किया था, उसके बारे में तो हर एक बात तुम अच्छी तरह से जानती ही हो। ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। ये कहते हुए ही अब करण अनिका की आंखों में देखकर कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ अनिका, मुझ पर विश्वास करो। करण यहाँ पर अनिका की आंखों में इसीलिए देखकर कंफर्म करवाना चाहते थे कि ताकि अनिका उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी शक ना करे। अपने पापा की इस बात को सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन दिए अनिका अब कहती है, क्या आप जानते हैं पापा कि दमयंती ने योगराज को गोद जरूर लिया था। दुनिया को दिखाने के लिए दमयंती ने योगराज को गोद लिया था ताकि सब दुनिया वाले यही समझे कि दमयंती का बेटा योगराज ही है, और वो दुनिया के सामने योगराज को ही अपना बेटा भी बताती थी और योगराज भी उसके हर अच्छे बुरे हर एक काम में उसका साथ भी देता था। इसलिए किसी को कभी उन दोनों के ऊपर शक भी नहीं हुआ कि योगराज उनका गोद लिया हुआ बेटा है, ना कि उनका रियल बेटा है। और इतना ही नहीं, उसने तो निपुण मीना का भी एक क्लोन तैयार किया हुआ था। उसने निपुण मीना का क्लोन तैयार किया था सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी जो उनकी खुद की सगी बेटी थी वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अपनी बेटी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए उसने योगराज को भी गोद लिया और निपुण मीना का भी एक क्लोन भी बनवाया ताकि जो उसकी बेटी लच्छो है उसको प्रोटेक्ट कर सके उसके दुश्मनों से, हर एक आदमी से। कभी भी दमयंती ने लच्छो को कभी भी सामने नहीं आने दिया। किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था कि दमयंती की असली औलाद लच्छो है, ना कि योगराज। लेकिन फिर भी उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए स्टार्टिंग से ही पता नहीं क्या क्या जंजाल रचे थे। करण गुलेरिया अब अनिका की इस बात को सुनकर हैरान जरूर होते हैं। वो अपनी हैरानी से अनिका को कहते हैं कि लेकिन बेटा तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मेरा इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। आखिर तुम दमयंती का किस्सा मेरे सामने क्यों लेकर आ रही हो? वो दमयंती की लाइफ है, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, चाहे वो योगराज को गोद ले, चाहे वो लच्छो को बचाए या वो कुछ भी करे, मेरा उससे क्या लेना देना है। और वैसे भी दमयंती तो कब की हमारी लाइफ से जा भी चुकी है, इसलिए तुम अब इतने समय के बाद अब दमयंती की बातों को मेरे सामने क्यों कर रही हो? करण गुलेरिया अब हैरानी से अनिका को ये कहते हैं।
अपने पापा की इस बात को सुनकर अब अनिका भी कहती है, बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ पापा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अंजलि मामी को सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपने भी बस व्योमा जैसी मासूम लड़की की बलि चढ़ा दी हो। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब अनिका कहती है कि अगर आप व्योमा को एक पिता का प्यार नहीं दे सकते थे तो आपने उसे अडॉप्ट ही क्यों किया था, क्योंकि आपने तो व्योमा को अडॉप्ट किया था ना। और अगर सच में अगर वो अंजलि मामी की भी बेटी थी तो आपने उसे वैसा ही प्यार क्यों नहीं दिया जैसा आप आकाश को या बाकी बच्चों को दे रहे थे, क्योंकि व्योमा तो आपको आपकी अडॉप्ट की हुई बेटी थी ना। तो फिर भला आप व्योमा से इतनी नफरत कैसे कर रहे थे? आपने अगर उसे एक पिता बनकर अडॉप्ट किया था तो पिता की तरह फिर उससे प्यार भी तो करना चाहिए था। अनिका अब यहाँ पर अपने पापा पर व्योमा की परवरिश के लिए ओब्लिगेशन उठाती है, वो उसके ऊपर कुछ सवाल उठाती है। अनिका की इस बात को सुनकर करण अब एकदम से ही हैरान हो गया था कि आखिर उसकी ही बेटी आज उसके सामने कैसी बातें कर रही है, वो भला अपने पिता की परवरिश पर कैसे सवाल उठा रही है। अनिका की बात को सुनकर अब करण हैरान जरूर था और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने उसे कभी पिता का प्यार देने की कोशिश ही नहीं की। अनिका, तुम ये बात नहीं जानती कि मैंने उसे प्यार देने की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि इतनी कम उम्र में ही उस लड़की ने आकाश के साथ क्या किया था। अगर तुम्हें शायद उस बात के बारे में पता होता तो शायद आज तुम ऐसे मेरे ऊपर इतने सवाल खड़े नहीं करती। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी, क्योंकि उसका छोटी ही उम्र में उसका दिमाग एक शैतानी दिमाग था, उसके दिमाग में हर एक बात ऐसी शैतानों वाली आती थी, वो उसके लिए किसी को भी हानि भी पहुंचा सकती थी। और बाद के किस्से तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना अनिका। करण की इस बात पर अब अनिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका भी बस यही सब तो करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने पापा को इस समय इंस्टिगेट करना ही चाह रही थी। और जैसा अनिका चाह रही थी अनिका वैसा करने में भी कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो अपने पापा को थोड़ा सा ऐसा गुस्सा दिलाकर वो उसके मुंह से ही सारी ही बातों को निकलवाना चाहती थी। और जैसा अनिका सोचकर यहाँ पर आई थी वैसा हो भी रहा था, क्योंकि अपने पापा को इंस्टिगेट करने के लिए ही उसने यहाँ पर दमयंती का किस्सा शुरू किया था। और दमयंती के किस्से के बाद उसने सीधे ही अपने पापा की परवरिश पर यहाँ आकर सवाल भी उठा दिए थे, जिससे अब एक पल के लिए तो करण भी बहुत ही गुस्सा हो गया था और अब वो अपनी सफाई पेश करने लगता है। अनिका भी अब इसी उम्मीद में ये सब कर रही थी कि शायद उसका पापा अपने मुंह से ही सारी ही बातों को निकाल दे।